एक बार फिर से आप सभी का ट्रू हॉरर स्टोरीज़ में स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल सच्ची डरावनी कहानियाँ साझा करता है। जो आप सुनने वाले हैं वो असल ज़िंदगी में हुआ है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं उन्हीं के शब्दों में जिन्होंने कहानी को भेजा है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ। ये कहानी किसी सुनसान जगह की नहीं है। ये कहानी मेरे अपने घर की है। घर छोटा था। मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी। शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। ज़िंदगी साधारण थी, न बहुत ज़्यादा खुश न बहुत ज़्यादा परेशान। कुछ महीनों के लिए मेरी मौसी हमारे यहाँ रहने आई। उन्होंने कहा डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मौसी हमारे शहर से थोड़ी दूरी पर रहती थी, एक छोटे से गांव में, अपने इकलौते बेटे के साथ। बेटे के पास ना कोई काम था ना कोई नौकरी। इसी वजह से उनके घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। हमें लगा शायद मौसी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ इसलिए रहना चाहती हैं ताकि उनका यहाँ ठीक से ध्यान रखा जा सके। शुरुआती दिन मौसी के साथ अच्छे गुजरे। मेरी पत्नी उनका पूरा ख्याल रखती थी। मेरी माँ भी मौसी के साथ घंटों बातें किया करती थी। मेरी पत्नी ने बताया कि सुबह आंगन में बैठकर मौसी कुछ करती है। उसने देखा था कि मौसी के हाथ में हर बार कुछ ना कुछ रहता था। कभी नींबू, कभी राख, कभी काले धागे। मैंने बीच में ही पत्नी को टोक दिया और कहा, शायद पूजा का सामान होगा, तुम फालतू ही परेशान हो रही हो। उसी शाम मैंने मौसी से पूछा, मौसी आप इतनी सुबह उठकर क्या करती हो? उन्होंने जवाब दिया, घर का बोझ हल्का करती हूँ। मैंने पूछा, किस तरह का बोझ? तो मौसी बोली, अरे बेटा, घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए पूजा करती हूँ। ये मैं अपने घर में भी करती हूँ ताकि लोगों की नज़र पर घर पर ना लगे। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन मौसी की बात सुनकर मैं चुप हो गया। कुछ हफ्तों बाद मेरी तबीयत बिगड़ उठ गई हूँ। एक रात मेरी माँ ने बताया, तेरी बीवी आंगन में बहुत देर तक खड़ी थी। मैंने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? मौसी सुबह पूजा करती हैं और अब आप कह रही हैं मेरी पत्नी भी देर रात वहीं खड़ी थी। माँ बोली, वो ज़मीन देख रही थी, जैसे वहाँ
उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो अचानक काम करते करते मैं बेहोश हो गया। एक बुजुर्ग सहकर्मी मुझे घर तक छोड़ने आए। घर के बाहर ही उन्होंने मुझे उतार दिया। मेरे अंदर आने और चाय पीने के आग्रह पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ किया गया है। बेहोशी की हालत में तुम बार बार कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनकी बातें सुनकर मुझे अजीब भी लगा और डर भी। मैंने अपनी बेहोशी की बात घर में किसी को नहीं बताई। सोचा फिर उसने कहा, जैसे मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। मैंने कहा, कल डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हें भी दिखा दूंगा, मुझे भी खुद को दिखाना है। शायद घर के काम का बोझ हो तुम्हें। मौसी के आने से तुम पर काफ़ी काम का बोझ आ गया है। अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए। जांच के बाद कुछ भी गंभीर नहीं निकला। डॉक्टर ने फिर से तनाव बताया और कुछ दिनों के लिए कई बार घूम आने की सलाह दी। डॉक्टर से मिलने के बाद मैं पत्नी को घर छोड़कर फिर ऑफिस चला गया। वहाँ उस बुज़ुर्ग सहकर्मी ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जो मेरी इस हालत में मदद कर सकता था। मैंने उसे अपनी पत्नी की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। वो तो बस मेरी स्थिति देखकर मुझे उस आदमी से मिलने को कह रहा था। ऑफिस से लौटते हुए मैं उसी बुज़ुर्ग सहकर्मी के साथ उस आदमी के पास गया। वो एक साधारण सा घर था। ऊपर की मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बना था। फर्श पर चटाई बिछी थी। एक छोटी चौकी रखी थी जिस पर वो आदमी कुछ लिख रहा था। हमने अनुमति लेकर अंदर प्रवेश किया। बुजुर्ग सहकर्मी ने उसे सारी बात बताई जो एक दिन पहले मेरे साथ ऑफिस में हुई थी, जैसे मेरा बेहोश हो जाना और बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ाते रहना। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बिना डरे बिना झिझके सब बता दो, जो भी तुमने देखा महसूस करा अब तक। मुझे लग रहा है ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। उनकी इस बात के बाद मैंने धीरे धीरे अपने और अपनी पत्नी के साथ हो रही सारी बातें उसे बता दी। उसने ध्यान से सुना और फिर बस इतना कहा, तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए बुरी क्रिया करवाई है। तुम्हारे आंगन में जो तुलसी का पौधा है उसके पास की मिट्टी खोदो, जो भी निकले मेरे पास ले आना, मगर ध्यान रखना मौसी से इस बारे में कुछ मत कहना, और ये सब तभी करना जब वे घर पर ना हो। उस रात मैं बहुत बेचैन रहा। बार बार आंगन का वही तुलसी का पौधा याद आता रहा। सुबह मैंने माँ से कहा कि बाज़ार जाना है और मौसी को भी साथ ले जाएं। कुछ सामान लाने को कहकर मैंने उन दोनों को बाहर जाने के लिए राज़ी कर लिया। जब माँ और मौसी बाज़ार चली गई तो मैंने धीरे धीरे तुलसी के पास की मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही मिट्टी हटाई थी कि हमें नीचे एक कपड़ा दिखाई दिया। कपड़े के अंदर अच्छी तरह लपेटा हुआ कुछ सामान रखा था। हमने धीरे धीरे उसे खोला। उसके अंदर निकला एक नींबू जिनमें जंग लगी हुई सुइयां गड़ी हुई थी। काले धागे इस तरह बंधे थे जैसे किसी चीज़ को बांधकर रोकने की कोशिश की गई हो। और सबसे नीचे 2 तस्वीरें, मेरी और मेरी पत्नी की। तस्वीरें जली हुई नहीं थी, बस कोने से कटी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें कोनों से काटा हो। मैंने सारा सामान अखबार में लपेट लिया और मिट्टी को फिर से पहले जैसा सजा कर रख दिया ताकि लगे कि कुछ भी नहीं छेड़ा गया। मैं वो सारा सामान उस आदमी के पास ले गया। उसने कुछ पढ़ते हुए नींबू से सुइयां निकाली, काले धागे को बहुत आराम से धीरे धीरे खोला और सब कुछ किसी पहले से पढ़े हुए पानी में डाल दिया। धीरे धीरे तस्वीरें धुल गईं। उसने मुझे पड़ा हुआ गुलाब जल दिया और कहा, इसे घर के हर कोने में छिड़क देना। उस रात मौसी को बहुत तेज़ बुखार आ गया। वो दर्द से करा रही थी पूरी रात। माँ सिराने बैठी उसकी पट्टी कर रही थी।
मैंने मौसी से कुछ नहीं बोला। अगली सुबह मैंने उनसे बस इतना पूछा, मौसी आपने ये सब क्यों किया? जैसे उन्हें सब पता चल चुका हो और वो समझ गई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बस बोली, ज़्यादा नहीं किया, बस इतना कि बराबरी बनी रहे। मैंने पूछा, मौसी बराबरी किस से और आखिर क्यों? उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा, बस बोली, भगवान सबको एक जैसा नहीं देता, किसी को बड़ा रखता है, किसी को छोटा रखता है। उसी रात वो बिना बताए चली गई। सुबह उनका कमरा खाली था, बिस्तर ठीक था, जैसे वे कभी यहाँ रही ही ना हो। उस आदमी ने कहा, घर साफ करवाओ और कुछ महीनों तक बाहर का ही खाना खाओ। हमने वैसा ही किया। आंगन दोबारा खोदा गया, पूरी मिट्टी बदली गई। धीरे धीरे मेरी उल्टियाँ बंद हुई, नींद लौट आई। मेरी पत्नी अब रात में नहीं उठती, आंगन में फिर कभी खड़ी नहीं हुई। लेकिन आज भी उस जगह जाने पर मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ है वहाँ पे, जिसको छू कर या जिसको देख कर शायद हमारी हालात फिर से वैसे ही ना हो जाए। पर आज भी अगर कोई मेरे लिए खाना परोसता है तो मैं पहले देखता हूँ कौन रख रहा है, क्योंकि अब मुझे पता है काला जादू सिर्फ कब्रिस्तान या शमशान से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो अपने ही घर से शुरू होता है और किसी अपने की वजह से ही ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है दोस्तों। लेकिन ऐसी घटनाएं ख़त्म नहीं होती। अक्सर देखा जाता है इस तरह की चीज़ें हमारे अपने ही करते हैं। तो आप लोग सुन रहे थे द ट्रू हॉरर स्टोरीज़। अगर आपके पास ऐसी ही कोई सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे मेरा ईमेल आईडी ले सकते हैं और उस पर अपनी सच्ची घटना को शेयर कर सकते हैं। ट्रू हॉरर स्टोरीज़ को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।